नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। लंबे समय से प्रतीक्षित यूपी उपचुनाव समाप्त हो गए हैं और आज नतीजे आने वाले हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा लहर हावी है और एनडीए गठबंधन झारखंड में हेमंत सोरेन को मात नहीं दे पाया है। ऐसे में यूपी में एनडीए गठबंधन के लिए क्या भविष्य है, आइए इस पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे यूपी संवाददाता अशरर से संपर्क करते हैं। हेलो। जी चैंग, सुन पा रहा हूँ। जी अशरर। जी चैंग, सुन पा रहा हूँ। जी अशरर, अब जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या माहौल है अभी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर? बिल्कुल, देखिए चैंग, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 20 नवंबर को मतदान हुआ था, जिनमें मीरापुर, कुंदरगी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीतामऊ, फूलपुर, कटेरी और मझवा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिससे आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई थी। इन सभी 9 सीटों पर 49.3% मतदान हुआ था और चुनाव के दौरान कई जगहों पर बवाल और हंगामे की भी खबरें आई थी। लगातार समाजवादी पार्टी, भाजपा और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाती रही। सपा मुखिया की शिकायत पर 5 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया। तो लेकिन आज जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं, उसमें ये साफ हो गया है कि सीएम योगी का डंका एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बज रहा है। 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है। अखिलेश के पीडीए के गणित के आगे योगी का बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि नारा कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। अखिलेश यादव का पीडीए इसमें काम नहीं आया। अगर सीटों की बात करी जाए तो खैर में बीजेपी का कब्जा बरकरार है। 38,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने जीत दर्ज करी है। यानी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पर 31 राउंड की मतगणना अभी तक पूरी हो चुकी है। वहीं जो हॉट सीट मानी जा रही थी, जो सपा का गढ़ भी है, जहाँ पे लालजी वर्मा का दुर्ग कहा जाता है, कटेरी, वहां पे भी बीजेपी ने अब 3 बारी कर दी है। बीजेपी के धर्मराज निषाद जीते हैं वहां से। अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा भी अब बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। यानी कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वहां सपा जीतती आ रही थी, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो शोभावती वर्मा थी, लालजी वर्मा की पत्नी, उनको 25,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। उधर अगर करहल सीट पर बात करी जाए चैंग, तो सपा के तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने जीत दर्ज करी है। सपा की साइकिल एक बार फिर से दौड़ गई है करहल में। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा अपना जमाया रखा है। तेज प्रताप यादव को 14,704 वोट से जीत उन्होंने हासिल करी है। और वहीं अनुतेज प्रताप यादव बीजेपी के हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे। उधर फूलपुर की बात करी जाए अगर प्रयागराज की, तो वहां पर भी काउंटिंग अभी जारी है और दीपक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि एक तरफ से ये पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है चैंग कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज हो रही है। जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के पास सीटें थी ज्यादा, अब कहीं ना कहीं सपा की 2 सीटों को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में हासिल करी है। वहीं कानपुर की अगर सीतामऊ सीट पर बात करी जाए, जिसपे सबकी नजरें टिकी हुई थी, उस विधानसभा सपा प्रत्याशी 8,000 वोटों से जीती हैं। चैंग, इसमें आपको बता दूं कि इरफान सोलंकी हैं, उनके पति, जिनको सजा हुई थी और इनकी सजा के बाद ये लगातार 3 बार से विधायक थे। इससे पहले आर नगर से भी इरफान सोलंकी विधायक रह चुके हैं। इनके ससुर जो हैं मुश्ताक सोलंकी, वो भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। यानी कि सपा ने अपनी इज्जत सीतामऊ में बरकरार रखी है और एक बार फिर से 4थी बार साइकिल दौड़ चुकी है। गृहिणी महिला थी सोलंकी, जिनकी मेहनत और प्रचार ने उन्हें कामयाबी हासिल करी है। तो इस तरीके से जो नतीजे हैं वो साफ हो गए हैं, क्योंकि उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने, दोनों दलों ने, जिस बात करी जाए सीधे तौर पे अगर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सपा के मुखिया अखिलेश यादव, इन दोनों ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। इन दोनों के बीच एक सीधे तौर पे एक वॉर देखी जा रही थी कि इसमें चाक लगी हुई थी दोनों की। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर फिर से बहुमत ली है, वो कहीं ना कहीं खुशी की चीज है और भारतीय जनता पार्टी इस खुशी को मना रही है। जश्न का माहौल है प्रदेश कार्यालय में, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को फूल देकर के स्वागत भी कर रहे हैं और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सीधे तौर से कहा है कि जिस तरह से डबल इज्जत की सरकार
ने जीत हासिल करी है, ये दिन आज का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सिक्का बोला है, तो उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय पीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि बातें चाहे जितनी हो जाए लेकिन कुछ हो जाए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक वो था नारा था जिसमें कहा जा रहा था कटेंगे तो बटेंगे, एक साथ रहेंगे तो जीतेंगे, हाँ जी। उस पर मुहर लगती हुई नजर आई है और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से कमल खिलाया है। जी जी अशरफ, जिस तरह से अब नतीजे तो अब तो साफ ही हो रहे हैं क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, 6 बजने वाले, नतीजे तो साफ आ रहे हैं। तो जिस तरह से लोकसभा में भाजपा को बहुत एक बड़ा अपसेट हुआ था, इस बार के जो उपचुनाव हुए हैं इससे अब अगले 2025 में जो अभी फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए अब क्या क्या विजन दिख रहा है अभी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से चैन, ये जिस तरह से आया है, एक तरीका कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव में जैसे सपा ने अपनी जीत बढ़त करी थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये साथ पे लगा हुआ है। खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जा रहा था कि सीएम की लोकप्रियता अब धीरे धीरे कम हो रही है, इसी चलते लोकसभा चुनाव में सपा आगे थी। तो इसमें अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से खुद को साबित किया है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस उपचुनाव की जो कमान है उसको संभाला था। 18 दिनों के भीतर उन्होंने कम से कम 22 के आसपास रैलियां करी थी, रोड शोज करे थे और प्रत्येक जितने भी 9 विधानसभा सीटें थी वहां पर जाकर के खुद जनसभाएं ले रहे थे और लोगों को कन्विंस कर रहे थे वोटिंग के लिए। तो उसका जो परिणाम है वो देखने को मिला है इसमें। और इस तरह से जैसे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है विधानसभा में, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का कहीं ना कहीं थोड़ा असर अब देखने को मिला है और जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन होगा 2027 में, उस पे भी इस पे खासा असर पड़ेगा क्योंकि 2 ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जा रही थी, जिसमें से एक सीट को भारतीय जनता पार्टी ने, कुंद्रिक सीट है जो वहां को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर से जीत हासिल करी है उससे। तो वो एक समाजवादी पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात थी। लेकिन अखिलेश यादव भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, अभी भी उनका कहना है कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे में तस्वीरें कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हैं और असत्य का समय शुरू हो सकता है लेकिन युग नहीं। तो इस तरह से अभी भी जो पोस्टर वॉर है, माफ कीजिएगा, जो ट्विटर पे पोस्ट करने की वॉर है वो कहीं ना कहीं चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कहा कि जहां पे सीतामऊ सीट के लेकर कहा कि वहां पे धांधली हुई है, वोटर को रोका जा रहा था और उसको फिर से गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ से चुनाव कैंसिल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर फिर से पलटवार कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उपचुनाव से पहले कहा था कटेंगे तो बटेंगे, उस पे बाद से भी सियासत काफी तेज हुई थी, तमाम जगहों पे पोस्टर वॉर हो गई थी। आप देखिए कि सपा के बाहर हर दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्टर लग रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं और नेता एक दूसरे को बोल रहे हैं। उसी बीच गहमा गहमी के बीच ये उपचुनाव हुआ और आज के चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी तो उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और सीएम ने यह साबित किया है फिर से कि उनकी लोकप्रियता जिस तरह थी, जो 2022 विधानसभा में बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हुए थे, वो कहीं ना कहीं आज भी कायम है। हाँ जी, बुलडोजर बाबा की आप बात कहें तो बहुत बड़ी विजेता हुई है उनकी। लेकिन मैं आपसे ये आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो कांग्रेस एक भी सीट पे नहीं लड़ी, क्या ये रणनीति उन पर हावी पड़ी है? बिल्कुल जय, अच्छी बात कही आपने क्योंकि गाजियाबाद की सीट पे ये बात मानी जा रही थी कि वहां से कांग्रेस मजबूती से उतर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक ये आप कह सकते हैं कि केंद्र के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लिया था इस इंडिया अलायंस के गठबंधन ने कि यूपी उस चुनाव में कांग्रेस नहीं उतरेगी, अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। तो ये भी एक कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये अंदाजा भी था कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन दिया था, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है। तो उन्होंने इस चीज पे भी एक दांव खेला हो सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि केंद्र में आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर के भी आपसी सहमति बनी रहे, इसलिए उन्होंने उपचुनाव में इस बाई इलेक्शन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की और उनको नहीं उतारा। लेकिन इसका खामियाजा जरूर इनको देखने को मिला है क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, झारखंड में भी आए हैं और इस उपचुनाव में आए हैं,
जी। ये जरूर चिंता का विषय है, खास करके लिए इंडिया अलायंस गठबंधन, क्योंकि सीधे तौर पे जो टकरार थी वो मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, लेकिन जी। एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस इन दोनों के बीच में भी एक अंदर ही अंदर इस तरीके की जंग थी छिड़ी हुई, आप मान लीजिए, क्योंकि गठबंधन में जिस तरह से 6 सीटें अगर बात करी जाए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें हासिल करी हैं और 1 सीट आरएलडी के पास गई है, वहीं 2 बची हुई सीटें जो है सपा के पास है। जी जी अशरफ जी, क्या इन नतीजों के कारण क्या इस गठबंधन में कुछ दरारें आने की संभावना है? कुछ ट्रस्ट ये बिल्कुल नहीं जा आएंगे? सकता है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप अपना सवाल दोहराइएगा जैन। नहीं, क्या इन नतीजों के कारण गठबंधन में कुछ दरारें आ सकती हैं? कुछ ट्रस्ट इश्यूज वगैरह कुछ निकल सकते हैं? जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, अब लेकिन इन नतीजों के कारण अब क्या कांग्रेस का भरोसा थोड़ा उठ जाएगा समाजवादी पार्टी से, या उनका गठबंधन फिर से और मजबूत हो जाएगा? देखिए चाहे इस तरीके की ये जो चर्चा, ये जो बात आपने कही, ये चर्चाएं जरूर जो चुनावी गलियारे थे उनमें ये बात चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि इस तरीके की स्थिति आ सकती है, क्योंकि प्रदेश लेवल पे अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, अजय राय, उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आए थे और सपा के भी कई बड़े नेताओं ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि उपचुनाव से पहले इंडिया लाइन जो है वो अलग हो जाएगा, और इस तरह से लोकसभा चुनाव से भी पहले इस तरीके की सुर्खियां तेज हो रही थी। लेकिन जब बात सामने आई तो इन लोगों ने आपसी सहमति बना ली और अंदर खयाने में जो बैठक हुई इनकी, उसके में ये सीनेट का डिसीजन हो गया कि किस तरीके से उपचुनाव लड़ा जाएगा और पूरी रणनीति तैयार कर ली गई। तो अभी ये कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ जरूर एक जो कार्यकर्ता है उनके अंदर रोष है, कई सपा वाले आरोप लगाएंगे, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होगा और कहीं ना कहीं सरकार भी ये कहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी कि आप देख लीजिए कि उपचुनाव में इस तरीके का फैसला लेने से क्या अंजाम हो गया। तो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जरूर लग सकता है और हो सकता हो कि आने वाले समय में इनके गठबंधन पे भी इसका असर पड़े, लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके का कह पाना कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन स्थिति जो है वो जरूर ये है कि कहीं ना कहीं इस इंडिया अलायंस में जो सपा और कांग्रेस है, इनका जो इन लोगों ने एक नीति तैयार करी थी कि ये चुनाव में नहीं आएगी कांग्रेस और सपा ही लड़ेगी, ये जरूर फेल होती हुई साबित हो गई है, क्योंकि पीडीए, अखिलेश पीडीए का नारा लगा रहे थे, पर अब उसका कोई भी असर नहीं है। उसके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भारी हो गया है। तो ये अपने आप में चिंतामय है और इसका असर जरूर जो है इस आने वाले चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि आपको एक और बताएं कि चौंकाने हुआ था मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर, जहां पर 60% मुस्लिम वोटर्स वाली ये सीट है, जहां पे सपा की जमानत जब्त हो गई है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहाँ पर 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल करी है और 31 साल बाद ये सीट जो है भाजपा एक तरफ से जीती है। यानी इसमें भी जरूर फेलियर साबित हुआ है। ये जो चुनावी समीकरण बनाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश यादव जो बैठकें ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है, क्योंकि 31 साल से जहां पर एक सीट पे कब्जा था, वो सीट अचानक से इतना बड़ा उलटफेर हो गया और 60% मुस्लिम वोटर, कहा जाता है कि सपा का जो मूल वोटर है वो यादव है और मुसलमान है, और उसी 60% बहुल मुस्लिम क्षेत्र में सपा की जमानत जब्त हो जाना, ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर कितनी तैयारी थी चुनाव में और इसके कैसे नतीजे आ गए। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की चीजें शामिल होती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी एक्सपर्ट ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि बांधे मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए करो का उद्देश्य, इस तरह से नारे लगा करके अभी भी वो पोस्ट कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। जी अशरर, अब जिस तरह से अब जनता अपनी राय दे चुकी है और अभी फिलहाल भाजपा 7 सीटों में आगे है, 9 सीटों में से ऐसा लगता है कि 7 सीटें भाजपा ले जा रही है। और आपके विस्तृत रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद अशरफ, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र चुनाव में गोंडिया भंडारी लोकसभा क्लस्टर प्रभारी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा और महायुति गठबंधन की बड़ी जीत पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने झूठ और विभाजन की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी मोदी जी और महायुति की लहर में पत्तों की तरह उड़ गए। कांग्रेस पर हमला करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी और उनके गठबंधन ने झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने सच को पहचाना और उन्हें विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया।
विधानसभा चुनाव में आपने सेवाएं भी दी, वहाँ पे आप चुनाव प्रचार में भी रहे, जो रिजल्ट आ रहा है क्या मानते हैं सर आप? लंबे समय थे और मैं बीच बीच में आपके माध्यम से बताता भी रहा कि मोदी मैजिक चलेगा, मोदी जी का विकास चलेगा। मोदी जी का जो नारा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, अपना सेफ ले लिया था और जनता को विश्वास था कि ये जो बांटने वाले हैं, कभी जाति जनगणना के नाम पर, कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, इसको जनता समझ गई। वो संविधान की किताब दिखा दिखा के लोकसभा में जो एक बार भ्रम में इन जनता को ले आए, ये बाबा साहब की कर्म भूमि है, विदर्भ का इलाका और महाराष्ट्र का इलाका। आप देखो क्या हालत कर दी है, वो ये झूठ बोला उन्होंने संविधान को लेके, तो आज ये हालत कर दी है उस स्थान की कि कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई और उस महागाड़ी गठबंधन के वो ईडी गठबंधन वाले लोग, घमंडिया गठबंधन वाले लोग, सब के सब पत्ते की तरह उड़ते दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र में आपको। और मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन पूरी 2/3 बहुमत के साथ आ गई। संजय राउत कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गई है। ये अब यही कहते मिलेंगे। और पिछले इतिहास चुनावों का देखो, जैसे हरियाणा में जब हारे तो गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग पहुंच गए। जहां हारते हैं, कश्मीर में नहीं कहा गड़बड़ हुई है, लोकसभा में नहीं कहा गड़बड़ हुई है, जहां हारते हैं वहां गड़बड़ हुई है। ये इनका एक रटा रटाया है और हर चुनाव में हारते ही ये बात कहने लगते हैं। ये चलने वाला है अब 3 दिन तक। ये सब जगह हार रहे हैं। लोकसभा में जहां धोखा दे दिया था, यूपी के उपचुनाव देखिए आप, यूपी में बुरी तरह हार रही है। बड़ा मूछों पे ताव दे रहे थे लोकसभा में, अब देखो 9 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति है। आप देखिए मध्य प्रदेश का, आप देखिए बिहार का, आप देखिए महाराष्ट्र का, सफाया हो रहा है सबका। सर एक रहोगे सेफ रहोगे और कटोगे तो बटोगे वाला जो नारा रहा था, वो क्या इस चुनाव में क्या एक गेम साबित हुआ है सर? क्या गेम चेंजर साबित हुआ सर? क्या मानते हैं आप? भाई देखो, बांटने वाले जो नारे लगाए लोगों ने जाति जनगणना के नाम पे, हिंदी हिंदुत्व के नाम पे, वो जनता समझ गई। और इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया, एक रहोगे सेफ रहोगे, जनता के मन के अंदर वो उतर गया, उसने अपना शेप ले लिया। सर यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए, विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर जो परिणाम सामने आ रहे हैं सर, क्या लग रहा है दोनों ही सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं सर? दावों के मुताबिक भाजपा को यूपी में हुए उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें हासिल हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक समीक्षक यह मानते हैं कि भाजपा ने विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो काम किया है, उसी की वजह है कि अंबेडकर नगर की कठेरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी 1991 के बाद जीत पाई है। उपचुनाव में भाजपा को किन मुद्दों ने और क्यों जीत दिलाई है, इस टॉपिक पर हॉर्नबिल टीवी ने यूपी के राजनीतिक समीक्षक कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा उत्तर प्रदेश में चला है। और किस कदर चला है उत्तर प्रदेश में, ये जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट था वो साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को 9 में 7 सीटों पर जीत हो गई है। और ये जीत कैसे हुई है, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। राजनीतिक समीक्षक हैं कुंवर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, और साथ ही आप समाजसेवी भी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बात में कहा था कि जो 9 सीटें हैं, 9 में 7 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आखिर जो वही हुआ, जब रिजल्ट आया तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में गई हैं और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। सर, जिस तरह से जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, कितना जनादेश को आप किस वे में देखते हैं? पहला तो सवाल ये है। जैसे मैंने पहले भी आपके ही चैनल पे मैंने बोला था, पहले भी मैंने कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में गया था, मैं जो उपचुनाव की 7 सीटों थी, 7 सीटों पे मैंने जो है समीक्षा करी थी, लोगों से मिला था, जनता के बीच में रहा था। आपके चैनल पे ही, चाहे आप चेक करा लीजिएगा, इसके पहले आपने जब हमसे इंटरव्यू मेरा लिया था, उस समय मैंने कहा था कि 9 में से 7 सीटें जो है सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पास रहेंगी, 2 विपक्ष के पास जाएंगी। और आज जब रिजल्ट आया है तो आपने देखा कि सेम रिजल्ट वही है जो मैंने आपसे विश्लेषण करके पहले भी चर्चा में कहा था। तो चूंकि जो अभी आप, जैसे मैंने कटेरी का एग्जाम्पल दिया था, और अभी आप देखिए कुंदरकी में आप देखेंगे तो 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा था कटेंगे तो बटेंगे, और जो है एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा है। तो देखिए ना, वहाँ की जनता क्या है, जहाँ मोहम्मडन की संख्या 60% से ज़्यादा है, वहाँ भी रामवीर जैसा प्रत्याशी जीत के आ रहा है, बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है।
जनता का मन अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जनता अपना काम चाहती है, विकास चाहती है और अपना काम करवाना चाहती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विधायक ऐसा होता है जो कि व्यक्तिगत जनता से जुड़ा होता है। विधायक से जनता अपना व्यक्तिगत काम लेके भी जाती है, और अगर आपका विधायक जनता काम लेके जाए और विधायक ये कहे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं, तो जनता का मूड था इस बार, जनता ने सोच रखा था कि हम क्यों ना सत्ता के पास जाएं जिसके साथ मैं अपना विकास और व्यक्तिगत काम और जो हमारे सुख और दुख के काम हैं वो मैं करवा सकूं। तो आप इसका एकदम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कुंदर की विधानसभा, जहां पे 60% ज्यादा मुस्लिम मतदाता होते हुए बीजेपी जीती है। तो सत्ता पक्ष के साथ है जनता। वो जो जैसे है कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं तो एक विश्लेषक के तौर पे कहूंगा। बट हाँ, विपक्षियों ने जातियों में बांटना, संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे भ्रम फैलाए थे। बट उन चीजों का जब जनता देख रही है ना कि काम कौन कर पा रहा है, कौन कर रहा है और हमारी कौन सुनेगा, जो सुनेगा हमारा विधायक, और विधायक हमसे कह रहा है कि नहीं हमारी सरकार नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जनता उनके साथ नहीं, जनता इस बार थी कि हमारा काम जहां पे होगा जो, तो इसलिए जनता सत्ता पक्ष के साथ पूरी तरीके से थी और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, 7-9 का रिजल्ट है। अच्छा, जो इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो कहते थे कि संविधान को लेकर, संविधान बचाने को लेकर 2024 का जो चुनाव लड़ा था यूपी में, इंडिया ब्लॉक को अच्छी खासी सीटें मिली थी, तो क्या उनका वो नारा जो संविधान को लेकर था वो काम नहीं आया? पब्लिक पीडीए का जो नारा दे रहे थे अखिलेश यादव, वो काम नहीं आया, या जो भ्रम था वाकई में जो आप कह रहे हैं वो भ्रम अब चला नहीं, वो जादू चला नहीं पीडीए का संविधान को लेकर? बिल्कुल, वो जैसे एक होता है कि एक 400 का नारा जो बीजेपी ने दिया था, और उसी को बेस बनाते हुए विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से माहौल बना दिया कि अगर 400 पार ये जाते हैं, केवल 400 पार इसलिए जाना चाह रहे हैं कि इनको संविधान खत्म करना है, संविधान में बहुत ज़्यादा बदलाव करना है, इसके लिए 400 पार बीजेपी चाहती है। बहुमत नहीं चाहिए इसको, 400 पार चाहिए। उस बीजेपी के 400 पार के नारे को जोड़ते हुए इन्होंने एक माहौल बना दिया था 400 पार इसलिए कि हमारा संविधान खत्म करना है, संविधान में बदलाव करना है। तो हमारा जो दलित वोटर था, जो पीडीए, जिसको पीडीए लगातार अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन जिसको कहते हैं, पीडीए के मन में एक भ्रम बना दिया गया कि अगर ये बीजेपी जीतती है तो इस बार संविधान खत्म हो जाएगा। वो गुब्बार वर्तमान सरकार के द्वारा अपने कार्य पद्धति से कार्य करके और इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, और चूंकि जनता देख रही है ना कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है भाई, मुझको तो, हम अपना व्यक्तिगत काम लेके जा रहे हैं तो सरकार के साथ है तो काम ही नहीं हो रहा है। और ये इन लोगों ने तोड़ा कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान बदलने की इस समय चेंजेस होते रहते हैं, बट कोई बड़ा बदलाव ये संभव नहीं है, ये जनता के मन से पूरी तरीके से निकाला गया और निकल गया है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि विकास जनता चाहती है, तो क्या माना जाए जो बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी कहती रही समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, सरकारी योजनाओं का, खासतौर से यूपी में डबल इंजन की सरकार का समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ मिला है, तो क्या लगता है ये वाकई में सही है? और दूसरा ये जो बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, तो 2027 का क्या ये माना जाए, सेमीफाइनल माना जाए 2027 को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 9 जो सीटों पर बाई इलेक्शन था, काफी ये प्रतिष्ठा की बात थी भारतीय जनता पार्टी को, और काफी हद तक कि ये तय भी, जैसे राजनीतिक समीक्षक हैं आप भी कह रहे हैं कि 2027 भी अब कोई छू नहीं पाएगा। क्या लगता है वाकई में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है और 2027 का क्या? देखिए, जैसे हमने जो आकलन किया था जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि सत्ता पक्ष के पास ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो 400 पार जा रहे हैं, हम तो इतना जा रहे हैं। किसी भी सरकार के काम का अगर पैमाना है तो चुनाव है, उसका पैमाना कैसे नापोगे आप? तो वो चुनाव से नापा जा सकता है। जो आप आज हमारे उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, ये सरकार के काम का पैमाना नापने का पैरामीटर है। उस मीटर पे तो आज अगर 7 और 2 पे जो है जीत हुई है, 7 और 2 से, तो इसका मतलब है कि सरकार फिलहाल अपने काम से पास है। यूपी में पूरी तरीके से चुनाव में जो रिजल्ट आया उसको देखते हुए ये पास हैं। जिस शिद्दत से, जिस तरीके से वर्तमान समय में सरकार काम कर रही है, मैं तो जनता के बीच घूमा हूं, मैं जनता के बीच रहा हूं, जनता पूरी तरीके से अंतिम पायदान की भी जनता, मैं आपको बता दूं, कटेरी विधानसभा का मैं एग्जाम्पल देता हूं, जहां पे मैंने पिछली बार भी कहा था 1991 से भाजपा नहीं जीती थी, वहां पे आज बीजेपी 30,000 से ज्यादा वोटों से जीती है।
तो इसका क्या मतलब है कि केवल क्या जो है कि अगड़ों ने वोट दिया है, ऐसा नहीं है। इसमें सबका, पूरे समाज का, समाज के उस निचले पायदान का भी वोट इसमें शामिल है। तो इसका मतलब है कि जनता इनके काम से खुश है और इनके जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार से खुश है, और जनता सत्ता के साथ रहना चाहती है, सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहती है। इसलिए सत्ता पक्ष को 7 और 2 से जिताया है इन्होंने। 7 सत्ता पक्ष, 2 विपक्ष को मिला हुआ है। तो ये पैमाने पे पूरी तरीके से खरी उतरी है बात। इनका जिस तरीके से लोकसभा में ओवर कॉन्फिडेंस में ये लोग थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार कभी कुंद नहीं होनी चाहिए। हमारे निचले पायदान तक, हमारे लाभ की जो योजनाएं हैं वो निचले पायदान तक जानी चाहिए, जो अभी जा रही है, जो हमने देखा है, जो जनता के बीच जा रही है, वास्तव में जा रही है। निचले पायदान तक चीजें मिल रही हैं और निचले पायदान तक जनता इसलिए खुश है। एक जाति, एक कौम, एक चीज को लेके कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। जिस तरीके से इनके रिजल्ट आए हैं उस तरीके से, मैंने आपको एग्जांपल दिया इसके पहले, कुंदर की जैसी विधानसभा में अगर वोट मिला है तो वो विकास और काम के नाम पे वोट मिला है। वहां पे अगर देखा जाता कटोगे, बटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, ऐसे नारों का अगर योगदान होता तो शायद बीजेपी का जमानत जब्त हो जाता। बिल्कुल आपने सही बात की है। जो पैमाना था वो पैमाना सिर्फ है डेवलपमेंट का, यानी विकास का, और विकास का ही पैमाना है जो भारतीय जनता पार्टी आज 7 और 2 पे है। और इनका साफ कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह काम करती रही तो 2027 का चुनाव, जो ये माना जा रहा था सेमीफाइनल, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यूपी में 9 सीटों पर साफ हो पाएगी, लेकिन जो विकास का पैमाना इन्होंने बताया है, जिस तरह से एग्जाम्पल दिए कि कैसे समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, और यही सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी, तो जाहिर सी बात है, जैसा इन्होंने बताया, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कोई तिबारा यूपी में आने से नहीं रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।